तो पहला शब्द है परफिडियस। देखिए, इसका मतलब सिर्फ धोखेबाज नहीं है। ये शब्द किसी ऐसे इंसान के बारे में है जिसके कह सकते हैं कैरेक्टर में ही धोखा बसा हो। ये कोई छोटी मोटी बेईमानी नहीं, बल्कि किसी के स्वभाव का एक बहुत गहरा फ्लॉ है। मतलब वो इंसान जानबूझकर भरोसा तोड़ने की फितरत रखता है। अब एग्जाम के लिए एक छोटी सी बात, परफिडियस शब्द हमेशा इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे अ परफिडियस फ्रेंड। और जो धोखे वाला काम है उसे परफिडी कहते हैं, जैसे एन एक्ट ऑफ परफिडी। बस ये छोटा सा फर्क याद रखना है। अब इसके जो सिनोनिम्स हैं ना, उनमें बड़ा ही मजेदार फर्क है। चलिए देखते हैं। पहला शब्द है ट्रेचरस। ये बहुत बड़े और गंभीर धोखे के लिए इस्तेमाल होता है। सोचिए, जैसे किसी जनरल ने देश के सीक्रेट्स दुश्मन को बेच दिए। ये एक ट्रेचरस एक्ट है जिसका असर बहुत बड़े पैमाने पर होता है। अच्छा, दूसरा शब्द है डिसीटफुल। ये ज्यादा पर्सनल और छोटे लेवल की बात है। मान लीजिए किसी दोस्त ने बस एक गेम जीतने के लिए आपसे झूठ बोल दिया। ये डिसीटफुल व्यवहार है। तो फिर सवाल उठता है, परफिडियस क्या है? समझिए, परफिडियस वो इंसान है जिसके कैरेक्टर में ही धोखा है, और इसी कैरेक्टर की वजह से वो कभी ट्रेचरस तो कभी डिसीटफुल काम करता है। एग्जाम में ये कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके एंटोनिम्स यानी उल्टे शब्दों को देखते हैं। पहला है लॉयल। लॉयल होना एक एक्शन है। एक लॉयल दोस्त मुश्किल समय में आपका साथ देगा, आपको एक्टिवली सपोर्ट करेगा। दूसरा शब्द है फेथफुल। ये एक माइंडसेट है, किसी वादे को लगातार निभाना या किसी विश्वास पर टिके रहना, ये फेथफुल होना है। और यहीं पर आता है एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि परफिडियस का उल्टा ऑनेस्ट है, पर एक मिनट रुकिए, यह सही नहीं है। जरा सोच कर देखिए, धोखे का असली उल्टा सिर्फ सच बोलना नहीं होता। इसका असली उल्टा होता है अटूट साथ देना, वफादारी निभाना, और ये भावना लॉयल और फेथफुल जैसे शब्द दिखाते हैं। चलिए अब अगले शब्द पर आते हैं। ये है एनकोमियम। इसका सीधा सा मतलब है किसी की बहुत ज्यादा तारीफ में दी गई एक फॉर्मल स्पीच या फिर कोई फॉर्मल लेख। जरा सोचिए, कोई बड़ी अवार्ड सेरेमनी चल रही है या किसी बहुत बड़े ऑफिसर की रिटायरमेंट पार्टी है। वहां पर उनकी तारीफ में जो एक लंबा स्ट्रक्चर्ड भाषण दिया जाता है ना, बस वही एनकोमियम है। और एक बात, एग्जाम में अक्सर लोग इसे कॉम्प्लीमेंट से कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट तो बहुत कैजुअल होता है, जैसे नाइस शर्ट, लेकिन एनकोमियम एक पूरी औपचारिक पब्लिक तारीफ होती है। इसके सिनोनिम्स में बड़े ही बारीक मतलब सटल डिफरेंसेस हैं। एक एक करके समझते हैं। पहला है यूलोजी। ये भी तारीफ में दी गई एक स्पीच ही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के लिए होती है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। अब दूसरा देखिए, पेनेंजेरिक। ये तारीफ का बहुत ही ग्रैंड, बड़ा चढ़ाकर किया गया रूप है। ये अक्सर किसी राजा या बड़े पब्लिक फिगर के लिए इस्तेमाल होता है। और आखिर में है ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं होता। किसी हीरो के सम्मान में बनाया गया स्टैच्यू या उनकी याद में रखा गया एक कॉन्सर्ट, ये सब एक ट्रिब्यूट है। एग्जाम में सही सिचुएशन के लिए सही शब्द चुनना ही सबसे जरूरी होता है। तो एक फॉर्मल तारीफ का उल्टा क्या होगा? यहां भी फॉर्मेलिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला शब्द है सेंशर। ये एक ऑफिशियल बयान होता है जिसमें किसी के काम की फॉर्मल तौर पर आलोचना की जाती है। इससे भी एक मजबूत शब्द है कंडेमनेशन। इसका मतलब है किसी की बहुत कड़ी और सार्वजनिक रूप से निंदा करना। तो क्या इसका उल्टा इंसल्ट हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर एनकोमियम एक फॉर्मल तारीफ है तो इसका उल्टा भी तो फॉर्मल ही होगा ना, जैसे सेंशर या कंडेमनेशन। इंसल्ट तो एक पर्सनल और कैजुअल चीज है। ओके, हमारा अगला शब्द है नेबुलस। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो धुंधली हो, साफ ना हो, जिसका कोई पक्का आकार ना हो। यह शब्द अक्सर आइडियाज, प्लान्स और कॉन्सेप्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपके मन में कोई बिजनेस आइडिया है, पर अभी बस एक ख्याल है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी साफ नहीं है। ये एक नेबुलस आइडिया है। या फिर जैसे किसी सपने की एक धुंधली सी याद। ये पता है कि कुछ था, पर क्या था वो क्लियर नहीं है। वो एक नेबुलस मेमोरी है। एग्जाम में लोग इसे कॉम्प्लेक्स से कंफ्यूज कर लेते हैं, पर एक आइडिया बहुत सिंपल हो सकता है, लेकिन अगर उसकी डिटेल्स तय नहीं है तो वो नेबुलस ही कहलाएगा। तो चलिए, इसके जैसे साउंडिंग वर्ड्स वेग और ऑब्स्क्योर से इसका फर्क समझते हैं। पहला है वेग। वेग का इस्तेमाल तब होता है जब कोई जानबूझकर पूरी डिटेल्स नहीं देता। जैसे किसी से पूछा कल कहाँ थे, और जवाब मिला बस बाहर था। ये एक वेग जवाब है। दूसरा है ऑब्स्क्योर। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जिसे समझना मुश्किल है, क्योंकि वो या तो छुपी हुई है या बहुत अनकॉमन है। जैसे कोई ऑब्स्क्योर हिस्टोरिकल रेफरेंस।
इन दोनों से अलग नेबुलस का मतलब है कि किसी आइडिया ने अभी तक ठीक से शेप ही नहीं लिया है, वो अभी बनने की प्रोसेस में है। इसलिए एग्जाम में ये शब्द एक दूसरे की जगह हमेशा इस्तेमाल नहीं हो सकते। और आखिर में इसके एंटोनिम्स। एक नेबुलस आइडिया का उल्टा होता है एक क्लियर आइडिया। ऐसा आइडिया जिसे आसानी से देखा और समझा जा सके। जैसे मेरा प्लान शहर में एक बुक स्टोर खोलने का है, ये क्लियर आइडिया है। दूसरा उल्टा शब्द है प्रिसाइज। ये और भी ज्यादा डिटेल्स पर फोकस करता है। जैसे हमें स्टोर के लिए ठीक 10.5 फीट लंबी शेल्फ चाहिए, ये प्रिसाइज है। अब यहां आता है एग्जाम का एक बहुत बड़ा ट्रैप, शब्द है सिंपल। जरा सोचिए, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्या वो सिंपल है? अरे बिल्कुल नहीं। पर क्या वो क्लियर है? क्या वो प्रिसाइज है? हाँ, बिल्कुल है। तो समझिए, एक नेबुलस आइडिया का उल्टा सिंपल नहीं बल्कि वेल डिफाइंड होता है। एफिनेसेंट, पता है इसका मतलब क्या है? कोई ऐसी चीज जो बस पल भर के लिए हो और फिर फुफ गायब हो जाए, बिल्कुल एक सपने की तरह। सोचो, सुबह उठते ही सब धुंधला सा लगता है, याद नहीं रहता, या फिर पानी का वो बुलबुला बनता है और देखते ही देखते फूट जाता है। ये शब्द अक्सर ऐसी नाजुक खूबसूरत चीजों के लिए यूज होता है जो ज्यादा देर टिकती नहीं है। अब एग्जाम्स में एक कॉमन मिस्टेक होती है। लोग सोचते हैं कि एफिनेसेंट का मतलब है कोई छोटी या मामूली चीज। नहीं, इसका लेना देना साइज से बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब टाइम से है कि कोई चीज कितनी जल्दी फना हो जाती है। चलिए इसके जैसे कुछ और शब्दों को देखते हैं। पहला है एफेमेरल। ये इवेनिसेंट के बहुत ही करीब है, पर इसमें एक थोड़ा सा पोएटिक एहसास है। इसको अक्सर उन खूबसूरत चीजों के लिए यूज करते हैं जो वक्त के साथ चली जाती हैं, जैसे एक फूल का खिलना या बचपन की वो मासूमियत। फिर एक और शब्द है ट्रांजिएंट। ये उन चीजों के लिए है जो परमानेंट नहीं है या एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं, जैसे कि एक टेम्पररी जॉब या एक ट्रांजिएंट पॉपुलेशन जो कुछ टाइम के लिए ही किसी शहर में रहती है। एग्जाम के लिए ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। मान लो कोई ऐसी याद है जो दिमाग से मिट रही है, तो वहां ट्रांजिएंट नहीं इवेनिसेंट कहेंगे, क्योंकि इवेनिसेंट का मतलब ही है फेड हो जाना, गायब हो जाना। तो इसका उल्टा क्या होगा? पहला है परमानेंट। जैसे एक परमानेंट टैटू हमेशा रहता है, राइट? जबकि एक परछाई वो इवेनिसेंट होती है, रोशनी बदली और परछाई गायब। एक और ऑपोजिट वर्ड है एंड्योरिंग। ये फीलिंग्स के लिए यूज होता है, जैसे सच्चा टिकाऊ प्यार, जो कि एक पल भर के क्रश मतलब एक इवेनिसेंट क्रश के बिल्कुल उल्टा है। अब देखो, एग्जाम में एक कॉमन ट्रैप होता है स्लो या लॉन्ग जैसे शब्द। इवेनिसेंट का मतलब है एग्जिस्टेंस का छोटा सा ड्यूरेशन। इसका मतलब तेज स्पीड बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसका एकदम सही उल्टा धीमा नहीं बल्कि हमेशा रहने वाला होगा। लैक्रिमोस, ये शब्द उस इंसान के लिए है जो बहुत जल्दी रो देता है, जिनकी आंखों में हर छोटी बात पर आंसू आ जाते हैं। सोचो किसी ऐसे इंसान के बारे में जो फिल्म के एक हैप्पी सीन पर भी रो दे, और दुख के सीन पर तो रोता ही है। ये सिर्फ अंदर से उदास होना नहीं है, ये एक आदत है, एक टेंडेंसी है। एग्जाम्स में लोग इसे सैड होने से कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन लैक्रिमोस अंदर से कैसा फील हो रहा है उसके बारे में नहीं है, बल्कि बाहर से आंसू बहाने की आदत के बारे में है। चलो देखते हैं अलग अलग सिचुएशंस में कौन सा शब्द फिट बैठता है। वीपी, ये एक आम सा इनफॉर्मल शब्द है, जैसे एक बच्चा छोटी सी चोट लगने पर वीपी हो जाता है। फिर आता है मॉर्नफुल। इसका मतलब है गहरा सच्चा दुख, जो अक्सर किसी के छोड़ जाने से जुड़ा होता है, जैसे कोई मॉर्नफुल संगीत। और तीसरा है लुगुब्रियस। ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए दुख के लिए है, जो कभी कभी मजाकिया भी लग सकता है, जैसे कोई दोस्त जो एग्जाम में 1 नंबर कमाने पर ऐसे बिहेव करे जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई हो। लैक्रिमोस इन सब में एक फॉर्मल शब्द है जो आसानी से रो देने की आदत को बताता है। इसका एकदम उल्टा होगा जोवियल, यानी बहुत ही खुशमिजाज और जिंदा दिल माहौल। सोचो एक ऐसी पार्टी जहां सब हंस गा रहे हैं, ये एक लैक्रिमोस गैदरिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है। एक और शब्द है चीयरफुल, यानी वो इंसान जिसका नेचर ही खुश रहने का हो। अब एग्जाम का ट्रैप है हैप्पी शब्द। देखो, हैप्पी एक अंदरूनी एहसास है, जबकि लैक्रिमोस एक बाहरी क्रिया है, मतलब रोना। तो इसका सही उल्टा भी एक बाहरी नेचर ही होगा, जैसे चीयरफुल या जोवियल।
सबटरफ्यूज, इसका मतलब है अपने असली मकसद को छिपाने के लिए किसी चाल या धोखे का इस्तेमाल करना। ये सिर्फ एक झूठ नहीं है, ये पूरी सोची समझी प्लानिंग होती है, एक चाल होती है। सोचो, एक जासूस का डॉक्टर बनकर हॉस्पिटल में घुस जाना, ये एक सबटरफ्यूज है। उसका असली मकसद इन्फॉर्मेशन निकालना है, लेकिन वो धोखे का सहारा ले रहा है। एग्जाम में आम गलती यही होती है कि लोग इसे बस एक लाए यानी झूठ समझ लेते हैं, लेकिन सबटरफ्यूज एक झूठ से कहीं ज्यादा है। ये धोखे का एक पूरा प्लान है। इसके जैसे और भी शब्द हैं, पर उनमें ना धोखे का लेवल अलग अलग है। पहला है रूज। ये एक छोटी, अकेले इस्तेमाल होने वाली चाल है, जैसे एक बोरिंग मीटिंग से निकलने के लिए झूठे फोन कॉल का नाटक करना। ये एक रूज है। फिर है स्ट्रैटेजम। ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स योजना होती है जो अक्सर मिलिट्री या पॉलिटिक्स में यूज होती है। और एक है चिकैनरी। ये एक खास तरह का धोखा है जिसमें कानूनी या फाइनेंशियल शब्दों का इस्तेमाल करके किसी को बेवकूफ बनाया जाता है। और सबटरफ्यूज इन सब के लिए एक जनरल टर्म है जो किसी भी धोखेबाज योजना को डिस्क्राइब करता है। इसका उल्टा है कैंडर। कैंडर का मतलब है पूरी तरह से खुलापन, सीधी बात। ये एक एक्शन है जहां अपना मकसद पूरा करने के लिए धोखे की जगह साफ साफ बात की जाती है। दूसरा उल्टा है ऑनेस्टी। ये एक क्वालिटी है, एक ऐसे इंसान का गुण जो सच्चा और ट्रांसपेरेंट हो। एग्जाम का ट्रैप है ट्रूथ शब्द। देखो, सबटरफ्यूज सच को छिपाने का एक तरीका है, इसलिए इसका सही उल्टा सिर्फ सच नहीं बल्कि खुलेपन का एक तरीका होगा, जो कि कैंडर है। एक्सटर्पेट, इस शब्द को समझने के लिए सोचिए कि आप बगीचे से एक जंगली पौधे को जड़ से उखाड़ रहे हैं, इतनी ताकत से कि वो दोबारा कभी ना उग सके। बस यही एक्सटर्पेट का मतलब है, किसी चीज को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देना। ये एक बहुत ही पावरफुल शब्द है। एग्जाम्स में लोग इसे अक्सर डैमेज करने या रिड्यूस करने से कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन एक्सटर्पेट का मतलब सिर्फ कम करना नहीं है, इसका मतलब है पूरा सफाया, ताकि कुछ भी बाकी न रहे। चलिए देखते हैं इसके जैसे दूसरे शब्द कहाँ यूज होते हैं। किसी बीमारी जैसे पोलियो को इरेडिकेट किया जाता है, जिसमें एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो होता है। कीड़े मकोड़ों को एक्सटर्मिनेट किया जाता है। ये एक बहुत कठोर शब्द है और लगभग हमेशा जीवित चीजों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। और किसी गलत विचारधारा को या किसी खास इलाके से किसी जानवर की प्रजाति को एक्सटर्पेट करते हैं। इस शब्द में वही जड़ से उखाड़ने वाला फील है जो इसे बाकियों से अलग बनाता है। जड़ से उखड़ने का उल्टा क्या होगा? पहला है इस्टैब्लिश, यानी किसी चीज को स्थायी रूप से स्थापित करना, जैसे एक नया कानून बनाना। या फिर प्रिजर्व, यानी किसी चीज को बचा कर रखना ताकि वो खत्म ना हो जाए। एग्जाम में इसका फॉल्स ऑपोजिट है बिल्ड। बिल्ड एक बहुत जनरल शब्द है, जबकि इस्टैब्लिश ज्यादा सटीक है, क्योंकि इसका मतलब है किसी चीज को मजबूती से जमाना, मानो नई जड़ें लगाना, जो जड़ से उखड़ने का एकदम उल्टा है। कैलो, ये शब्द किसी ऐसे नौजवान के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें अनुभव की कमी है और इस वजह से वो बचकानी हरकतें करता है। जैसे एक कैलो यूथ जिसे पहली सैलरी मिली और उसने सारे पैसे एक ही दिन में बेकार चीजों पर उड़ा दिए क्योंकि उसे दुनिया की समझ नहीं है। ये एक नेगेटिव शब्द है, थोड़ा सा डिसमिसिव। एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि इसका मतलब सिर्फ यंग होना नहीं है, बल्कि अनुभव न होने की वजह से इमैच्योर होना है। इसके सिनोनिम्स में थोड़ा न्यूआंस है, जैसे इनएक्सपीरियंस्ड। ये एक न्यूट्रल फैक्चुअल शब्द है। किसी नए काम में कोई अनुभीन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो कैलो हो। फिर है नाइव। इसका मतलब है भोला, जिसे दुनिया की चालाकी की समझ ना हो। एक बुजुर्ग इंसान भी नाइव हो सकता है, जबकि कैलो एक नेगेटिव जजमेंट है जो खास तौर पर जवानी से जुड़ी अनुभवहीनता और नासमझी को दिखाता है। एक कैलो व्यक्ति के बिहेवियर का उल्टा होगा एक मैच्योर व्यक्ति का बिहेवियर, जो सिचुएशंस को समझदारी से संभालता है। या फिर एक एक्सपीरियंस्ड इंसान, जिसके पास प्रैक्टिस से आया हुआ ज्ञान है। एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप है ओल्ड शब्द। उम्र इसका सीधा उल्टा नहीं है, क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति भी इमैच्योर हो सकता है। कैलो का असली उल्टा उम्र नहीं बल्कि मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस का होना है। तो हमारा पहला शब्द है फुलसम। अच्छा, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी तारीफ है जो जरूरत से ज्यादा हो, मतलब इतनी ज्यादा कि वो सच्ची लगे ही ना, बनावटी महसूस हो।
सोचकर देखिए, कोई आपकी इतनी बढ़ाई कर रहा है, इतने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि आपको अच्छा लगने की बजाय थोड़ा असहज महसूस होने लगे। आपको लगे कि ये दिल से नहीं, बस दिखाने के लिए बोला जा रहा है। बस उसी को फुलसम प्रेस कहते हैं। तो जैसा कि स्लाइड पर भी लिखा है, इसका इस्तेमाल अक्सर फॉर्मल राइटिंग में होता है, किसी स्पीच या माफीनामे के लिए। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, इस शब्द की जो फीलिंग है वो हमेशा नेगेटिव होती है। ये कभी भी एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। एग्जाम के लिए एक जरूरी बात, कई लोग फुलसम को फुल या अबंडेंट यानी बहुत सारा समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसका असली मतलब है इतनी ज्यादा तारीफ कि वो झूठी लगने लगे। अब इसकी सिनोनिम्स देखते हैं ताकि ये और ज्यादा साफ हो जाए। पहला शब्द है ओवरडन। इसका मतलब है किसी चीज में जरूरत से ज्यादा मेहनत कर दी गई हो। मान लीजिए किसी को बस एक सिंपल थैंक यू कहना था, लेकिन उसने इतने सारे एडजेक्टिव्स लगा दिए कि वो एक पूरा पैराग्राफ बन गया, तो हम कहेंगे कि ये ओवरडन है। दूसरा शब्द है लैविश। जब तारीफ के साथ साथ महंगे तोहफे या बड़ी बड़ी पार्टियां भी हों, मतलब पैसा भी खर्च किया गया हो, तो उसे लैविश प्रेस कहते हैं। तो फिर फुलसम अलग कैसे है? देखिए, फुलसम का जोर न तो मेहनत पर है न पैसे पर। इसका सीधा सीधा जोर शब्दों की बेमानी पर है। जब सिर्फ शब्द ही इतने ज्यादा और बनावटी लगें कि वो झूठे महसूस हो, तब वो सिचुएशन फुलसम के लिए एकदम सही है। चलिए अब इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स को समझते हैं। इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला है सिंसियर। सोचिए, आपका कोई दोस्त है जो आपसे अकेले में बहुत शांति से सिर्फ एक लाइन कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। आपको पता है कि वो सच बोल रहा है, दिल से बोल रहा है, इसमें कोई दिखावा नहीं है। ये फुलसम का एकदम उल्टा है। दूसरा है जेन्युइन यानी असली या ईमानदार। जैसे किसी ने गलती की और आकर सीधे साधे शब्दों में अपनी गलती मान ली बिना किसी ड्रामा के। ये एक जेन्युइन अपॉलॉजी है। और अब आते हैं एग्जाम ट्रैप पर। अक्सर ऑप्शंस में ब्रीफ शब्द दिया जाता है। हमें लगता है कि अगर फुलसम का मतलब बहुत ज्यादा है तो इसका उल्टा ब्रीफ यानी छोटा होगा, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी तारीफ भी तो झूठी हो सकती है ना? इसलिए इसका सही ऑपोजिट ब्रीफ नहीं बल्कि सिंसियर या जेन्युइन है। अगला शब्द है एपोजी। इसका मतलब है किसी भी चीज का सबसे ऊंचा, सबसे कामयाब पॉइंट यानी शिखर। ये सिर्फ एक ऊंचा पॉइंट नहीं है, बल्कि ये एब्सोल्यूट पीक है, वो बिंदु जिसके ऊपर कुछ नहीं। इसलिए जैसा आप देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल छोटी मोटी कामयाबी के लिए नहीं होता, ये बड़े बड़े अचीवमेंट्स के लिए होता है। जैसे किसी के करियर का चरम बिंदु, या किसी ऐतिहासिक साम्राज्य का स्वर्ण युग, या किसी बड़ी उपलब्धि का शिखर। इस शब्द की फीलिंग पॉजिटिव या न्यूट्रल होती है। तो याद रखिए, एपोजी का मतलब है किसी लंबी यात्रा का सबसे ऊंचा मुकाम। इसके सिनोनिम्स में फर्क समझते हैं। पहला है जीनित। जीनित का इस्तेमाल अक्सर किसी व्यक्ति की ताकत या उसके प्रभाव के शिखर पर होने के लिए किया जाता है। दूसरा है पिनिकल। इसका इस्तेमाल किसी खास स्किल या कला में सबसे बड़ी उपलब्धि के लिए होता है, जैसे द पिनिकल ऑफ एन आर्ट फॉर्म। लेकिन एपोजी शब्द में एक ज्यादा भव्य और ऐतिहासिक एहसास है। यह किसी लंबे विकास या इतिहास के क्लाइमैक्स को दिखाता है, जैसे हम कहते हैं द एपोजी ऑफ द रोमन एम्पायर। इसमें एक लंबी चढ़ाई के बाद अपनी मंजिल के सबसे ऊंचे पॉइंट तक पहुंचने का एहसास है। एपोजी का एंटोनिम है नदीर। नदीर का मतलब होता है किसी कंपनी के इतिहास का या किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे निचला, सबसे बुरा दौर। ये एपोजी यानी शिखर का ठीक उल्टा है, पतन का बिंदु। एक और शब्द है बॉटम, पर वो एक आम शब्द है और नादिर जितना ड्रामेटिक नहीं है। अब आते हैं एग्जाम ट्रैप पर, जो है बिगिनिंग। हमें लगता है कि किसी यात्रा की शुरुआत उसके शिखर का उल्टा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शिखर का असली उल्टा होता है सबसे निचला बिंदु, शुरुआत नहीं। इसलिए नादीर ही सही एंटोनिम है। हमारा अगला शब्द है मेंडेशियस। देखिए, इसका मतलब सिर्फ एक झूठ बोलना नहीं है। इसका मतलब है किसी का स्वभाव ही झूठा होना। एक ऐसा व्यक्ति जिसके चरित्र में ही झूठ बोलना शामिल हो, जो भरोसे के लायक ना हो। तो ये किसी एक झूठ के बारे में नहीं है, ये किसी के झूठे स्वभाव के बारे में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट्स में होता है और इसकी फीलिंग बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। ये किसी पर एक बहुत गंभीर इल्जाम की तरह है। इसके सिनोनिम्स में क्या अंतर हैं? पहला है डिसीटफुल। डिसीटफुल वो है जो किसी खास मकसद से आपको धोखा देने के लिए कोई प्लान बना रहा हो, इसमें एक साजिश शामिल होती है। दूसरा है फ्रॉडुलेंट। इसका संबंध अक्सर किसी अपराध से होता है, खास तौर पर पैसे के मामले में, जैसे कोई फ्रॉडुलेंट स्कीम।
लेकिन मेंडेशियस शब्द तब एकदम फिट बैठता है जब कोई व्यक्ति छोटी बड़ी हर बात पर लगातार झूठ बोलता हो। ये किसी एक धोखे की बात नहीं है, ये उसके चरित्र की गहरी बेईमानी को दिखाता है। मेंडेशियस के एंटोनिम्स हैं ट्रूथफुल और ऑनेस्ट। ट्रूथफुल वो होता है जो दबाव में भी सिर्फ सच बोलता है, तथ्यों पर टिका रहता है। और ऑनेस्ट का संबंध बातों के साथ साथ कामों और चरित्र से भी होता है, जैसे किसी का खोया हुआ बटुआ लौटा देना। अब एग्जाम में एक फॉल्स ऑपोजिट दिया जाता है, नाइव, जिसका मतलब है भोला भाला। एक भोला व्यक्ति वो होता है जिसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, पर वो एक झूठे इंसान का उल्टा नहीं होता। झूठे का सही उल्टा तो सच्चा या ईमानदारी होगा। अगला शब्द है नॉनचेलेंट। इसका मतलब है बहुत शांत और रिलैक्स दिखना, खासकर ऐसी सिचुएशन में जब सबको लगे कि अरे इसे तो चिंता होनी चाहिए। ये किसी के कूल एटीट्यूड या बेपरवाह अंदाज को दिखाता है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी मुश्किल आ गई और कोई बस कंधे उचकाकर ऐसे बर्ताव करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो एक नॉनचेलेंट रवैया है। इस शब्द का इस्तेमाल आम जिंदगी में होता है और इसकी फीलिंग न्यूट्रल होती है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, इस कूलनेस को आलस नहीं समझना चाहिए। इसके मिलते जुलते शब्दों में फर्क देखते हैं। पहला है केयरफ्री। केयरफ्री होने में एक खुशी का एहसास होता है, जैसे कोई हल्का फुल्का हो, जिसे कोई चिंता ही ना हो। दूसरा है इनडिफरेंट। इसका मतलब है किसी चीज में कोई दिलचस्पी ना होना, और ये अक्सर एक नेगेटिव शब्द माना जाता है। लेकिन नॉनशलांट का मतलब है एक कूल और काम अंदाज। ये केयरफ्री की तरह हमेशा खुश नहीं होता और न ही इनडिफरेंट की तरह ठंडा या बेरुख होता है। ये एक ऐसा स्टाइल है जो दिखाता है कि कोई घबराया हुआ नहीं है, जैसे कोई एक्सपर्ट किसी मुश्किल को बड़े आराम और शांति से संभाल ले। नॉनचेलेंट के ऑपोजिट्स हैं एंग्शियस और टेंस। एंग्शियस का मतलब है अंदर से बेचैन या चिंतित होना, जैसे किसी बुरे मैसेज के इंतजार में बार बार अपना फोन चेक करना। और टेंस का मतलब है शारीरिक रूप से तनाव में होना, जैसे किसी मुश्किल इंटरव्यू से पहले कुर्सी पर अकड़ कर बैठना। ये दोनों ही नॉनचेलेंट के रिलैक्स्ड अंदाज के बिल्कुल उल्टे हैं। एग्जाम में अटेंटिव एक ट्रैप हो सकता है। कोई व्यक्ति अटेंटिव यानी चौकस होने के साथ साथ शांत और नॉनचेलेंट भी हो सकता है, इसलिए ये इसका सही ऑपोजिट नहीं है। अब बात करते हैं शब्द क्विज़ोटिक की। इसका मतलब है कोई ऐसा आइडिया या प्लान जो सुनने में बहुत अच्छा लगे, बहुत आदर्शवादी हो, लेकिन असल जिंदगी में वो पूरी तरह से इम्प्रैक्टिकल हो, मतलब जिसे लागू करना नामुमकिन हो। इसका इस्तेमाल ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, प्लान्स या लोगों के लिए होता है जिनका फेल होना लगभग तय होता है। इसकी फीलिंग न्यूट्रल से नेगेटिव की तरफ होती है, क्योंकि इसमें एक अच्छे इरादे से की गई नाकामी का एहसास छिपा होता है। एग्जाम में लोग अक्सर इसका आइडियलिस्टिक वाला हिस्सा याद रखते हैं, पर इम्प्रैक्टिकल वाला हिस्सा भूल जाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। पहला है विजनरी। एक विजनरी वो होता है जिसके बड़े और नए आइडियाज असल में कामयाब भी हो सकते हैं। दूसरा है रोमांटिक। ये आइडियल्स और इमोशंस पर जोर देता है, पर यह जरूरी नहीं कि वो फेल ही हो। लेकिन क्विक्सोटिक शब्द खासतौर पर उस सिचुएशन के लिए है जहां इरादा तो नेक है, पर प्लान का फेल होना तय है। जैसे ये सोचना कि दुनिया की भुखमरी को बस ये कहकर मिटा दिया जाएगा कि सब लोग अपना खाना एक दूसरे के साथ बांट लें। सुनने में अच्छा है, पर इम्प्रैक्टिकल है। ये एक क्विक्सोटिक प्लान है। क्विक्सोटिक का ऑपोजिट है प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक। एक प्रैक्टिकल प्लान वो होता है जो मौजूदा बजट और संसाधनों का ठीक से इस्तेमाल करता है, और रियलिस्टिक सोच का मतलब है अपनी सीमाओं को समझना और ऐसे लक्ष्य बनाना जिन्हें हासिल किया जा सके। ये क्विक्सोटिक सपनों के एकदम उलट है। एग्जाम में एक टैप है सिनिकल। एक इम्प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट का उल्टा सिनिकल नहीं होता, बल्कि एक रियलिस्ट होता है, एक ऐसा इंसान जो हकीकत को समझकर काम करता है। तो पहला शब्द है ऑब्सीक्वस। अब इसका मतलब क्या है? एकदम सिंपल भाषा में इसका मतलब है किसी को खुश करने के लिए ना हद से ज्यादा ईगर हो जाना। ये बस पोलाइट होना नहीं है, नहीं, उससे कहीं ज्यादा है ये। जरा सोचिए, कोई है जो बस हाँ जी किए जा रहा है और उसे देखकर ही लगता है कि यार ये असली नहीं है। मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें, सब कुछ ना ओवर द टॉप है। ऐसे बर्ताव में एक बेईमानी सी लगती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी साफ दिखती है, और इसीलिए इस शब्द की फीलिंग हमेशा नेगेटिव ही होती है। ये एक तरह की गुलामी है, सर्विलिटी है। जैसे कोई अपने बॉस की हर बात पर बस सिर हिलाए जा रहा है, चाहे वो बात कितनी ही गलत क्यों ना हो। अब एग्जाम में क्या गलती होती है, लोग इसे रेस्पेक्टफुल से कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन देखिए, रेस्पेक्ट और ऑब्सीक्वस बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क है। रेस्पेक्ट दिल से होती है, जेन्युइन होती है, और ये
ये तो फेक लगता है। चलिए इसके सिनोनिम्स को एक रियल लाइफ सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस मीटिंग चल रही है। पहला शब्द है फॉनिंग। अब बॉस एक बहुत ही बेकार आइडिया देते हैं। तभी एक एम्प्लॉई जिसको प्रमोशन की बहुत जल्दी है, वो खड़ा होकर कहता है, सर क्या रेवोल्यूशनरी आइडिया है, आप जैसा तो कोई सोच ही नहीं सकता। ये है फॉनिंग, मतलब अपने फायदे के लिए जरूरत से ज्यादा झूठी तारीफ करना, चापलूसी। अच्छा, अब दूसरा शब्द देखिए, सबमिसिव। उसी मीटिंग में एक और एम्प्लॉई भी है। उसको भी पता है कि आइडिया एकदम बकवास है, लेकिन वो चुपचाप बैठा रहता है, बस सिर हिला देता है और बिना कोई सवाल पूछे काम करने को तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे झगड़े से बचना है, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है। तो देखिए फर्क बिल्कुल साफ है ना? फॉनिंग में एक एक्टिव चापलूसी है, ड्रामा है, और सबमिसिव में क्या है? एक पैसिव एक्सेप्टेंस, मतलब चुपचाप बात मान लेना। है तो दोनों ऑब्सीक्वस के नजदीक, पर फॉनिंग में ड्रामा है और सबमिसिव में थोड़ा डर। अच्छा, अब आते हैं इसके ऑपोजिट्स पर, एंटोनिम्स। चलिए उसी ऑफिस मीटिंग में वापस चलते हैं। तो जो इंसान ऑब्सीक्वस नहीं होगा वो कैसा होगा? वो होगा असर्टिव। वो बॉस के उस बुरे आइडिया को ध्यान से सुनेगा और फिर बहुत शांति से रिस्पेक्ट के साथ कहेगा, सर आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट आई हैव अ कंसर्न अबाउट द बजट। क्या हम कोई दूसरा रास्ता देख सकते हैं? इसे कहते हैं असर्टिव होना, अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ रखना, बिना डरे और बिना चापलूसी किए। दूसरा ऑपोजिट माइंडसेट है इंडिपेंडेंट। ऐसा इंसान दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं जीता। वो अपना काम अपने हिसाब से करता है, अपना दिमाग लगाता है और उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि बॉस खुश है या नहीं, बस काम सही होना चाहिए। और अब सबसे जरूरी चीज, एग्जाम ट्रैप। वो क्या है? रूड। बहुत लोगों को लगता है कि ऑब्जीक्वस का उल्टा रूड होता है, मतलब अगर आप चापलूसी नहीं कर रहे तो आप बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एक रूड इंसान उसी मीटिंग में क्या कहेगा? वो कहेगा, व्हाट अ स्टूपिड आइडिया, ये तो डिसरिस्पेक्ट है। जबकि एक असर्टिव इंसान रिस्पेक्ट के साथ अपनी बात रखता है, भले ही वो अलग हो। तो सही ऑपोजिट असर्टिव है, रूड नहीं। कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है, पता है, थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। तो हमारा अगला शब्द है इम्प्लैकेबल। इसका सीधा सा मतलब है कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा इंसान जिसे शांत करना या मनाना इम्पॉसिबल हो। एक ऐसी फोर्स जिसके आगे आपकी एक ना चले। एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक स्पोर्ट्स टीम है जो फाइनल मैच हार गई। अब उनके जो फैंस हैं उनका वो गुस्सा इम्प्लैकेबल है। आप उनको कितना भी समझाइए वो शांत नहीं होने वाले। या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं नेचर से। एक सुनामी, वो इम्प्लैकेबल होती है, वो तो आएगी ही, आप उससे रुकने की रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकते, है ना? तो ये शब्द किसी इंसान के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कोई इम्प्लैकेबल दुश्मन, या फिर किसी नॉन लिविंग फोर्स के लिए भी। और इसीलिए इसकी फीलिंग नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे दुश्मन के मामले में, और न्यूट्रल भी, जैसे सुनामी के मामले में। द मेन पॉइंट इज कि इसके सामने आपका कोई भी लॉजिक या कोई भी इमोशनल अपील काम नहीं करेगा। अच्छा, अब इसके सिनोनिम्स का फर्क समझते हैं एक सिंपल से केस से। मान लीजिए एक जज ने अपना फैसला सुना दिया है और वो कहते हैं माई डिसीजन इज फाइनल। अब कोई भी अपील, कोई भी इमोशनल कहानी उनके फैसले को नहीं बदल सकती। तो वो जज क्या हुए? वो हुए अनयील्डिंग, मतलब वो अपनी बात पर, अपनी पोजीशन पर एकदम अड़े हुए हैं, वो झुकेंगे नहीं। ठीक है? अब उसी केस में जो वकील है वो हार मानने वालों में से नहीं है। फैसला आने के बाद भी वो नए सबूत ढूंढता है, बार बार अपील करता है, सालों साल उस केस के पीछे पड़ा रहता है। तो उसकी ये जो कोशिश है, ये परस्यूट, ये रिलेंटलेस है। तो देखिए फर्क साफ है। अनयील्डिंग एक स्टेट है, एक पोजीशन जो बदल नहीं रही, जबकि रिलेंटलेस एक एक्शन है, एक प्रोसेस जो रुक नहीं रहा। हैं दोनों इम्प्लिकेबल के करीब, लेकिन दोनों का फोकस बिल्कुल अलग है। और अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एक इम्प्लैकेबल फोर्स, यानी जो मानती ही नहीं, उसका उल्टा क्या होगा? अच्छा, एक ऑपोजिट एक्शन हो सकता है जेंटल। जहां इम्प्लैकेबल फोर्स सब कुछ तबाह कर देती है, वही एक जेंटल अप्रोच चीजों को बड़े प्यार से हैंडल करता है। लेकिन इससे भी जो बेहतर कंसेप्चुअल ऑपोजिट है वो है फ्लेक्सिबल। सोचिए एक इंसान जो फ्लेक्सिबल है, वो कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार रहता है। आप उससे बात कर सकते हैं, उसे मना सकते हैं, वो अपनी बात से, अपनी पोजीशन से हट सकता है। तो ये इम्प्लैकेबल का एकदम परफेक्ट उल्टा हुआ है ना, जिसे बिल्कुल नहीं मनाया जा सकता। अब एग्जाम ट्रैप पर आते हैं, जो है हैप्पी।
अगर कोई गुस्से में है और इम्प्लेकेबल है तो अक्सर लोगों को लगता है कि इसका उल्टा हैप्पी होगा, पर यह गलत है। क्यों? क्योंकि इम्प्लेकेबल शब्द गुस्से के बारे में नहीं है, ये ना मानने के बारे में है, ना शांत होने के बारे में। ऐसा हो सकता है कि कोई शांत हो जाए पर खुश ना हो। तो इसका असली ऑपोजिट वो है जिसे मनाया जा सके, परसुएड किया जा सके, यानी जो फ्लेक्सिबल हो। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्स के लिए एकदम क्लियर रखना बहुत जरूरी है। इल्यूमिनेट, ILLUMINATE, इल्यूमिनेट। इसका मतलब समझने का सबसे आसान तरीका है एक अंधेरे कमरे की कल्पना करना। उस कमरे में एक आइडिया है जो दिख नहीं रहा और फिर आपने लाइट जला दी, सब कुछ एकदम साफ हो गया। बस यही है किसी चीज को इल्यूमिनेट करना, उस पर रोशनी डालना ताकि वो समझ में आ जाए। तो जाहिर है इसकी फीलिंग हमेशा पॉजिटिव ही होती है, क्योंकि कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाना हमेशा अच्छा होता है। एग्जाम्स और फॉर्मल राइटिंग में ये काफ़ी यूज़ होता है। अब इसके सिनोनिम्स को देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर यहीं पर कंफ्यूजन होता है। एक वर्ड है एक्सप्लेन। ये तो हम रोज़ यूज़ करते हैं, जैसे किसी दोस्त ने फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेन कर दी, सिंपल। लेकिन एग्जाम्स के लिए एक ज़्यादा बेहतर और फॉर्मल वर्ड है इल्यूसिडेट। सोचिए, एक प्रोफेसर फिजिक्स की कोई बहुत ही मुश्किल थ्योरी समझा रहे हैं, वो उस थ्योरी को इल्यूसिडेट करेंगे। मतलब काम तो वही हो रहा है, चीज़ साफ हो रही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा एकेडमिक और सीरियस है। इसलिए याद रखें, एग्जाम्स के लिए इल्यूसिडेट एक ज़्यादा प्रिसाइज सिनोनिम है। तो अगर इल्यूमिनेट रोशनी करना है तो इसका उल्टा क्या होगा? अंधेरा करना, है ना? इसके लिए एक परफेक्ट वर्ड है ऑब्सक्योर। इसका मतलब है जानबूझकर किसी चीज को और धुंधला या मुश्किल बना देना, उस पर पर्दा डालना। जैसे सोचिए, कोई वकील इतने मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि सच सामने आने के बजाय और छिप रहा है, वो सच को ऑब्सक्योर कर रहा है। अब यहाँ एक एग्जाम ट्रैप है, वर्ड है कॉम्प्लिकेट। किसी चीज को कॉम्प्लिकेट करने का मतलब उसमें और डिटेल्स डालना हो सकता है, पर इसका मतलब हमेशा उसे छिपाना नहीं होता। सही ऑपोजिट है ऑब्सक्योर, जिसका मकसद ही चीज को कम साफ करना है। ज़ैनी, ZANY, ज़ैनी। इसका मतलब है अजीब, पर वो वाला अजीब जिसे सुनकर हंसी आए। फनी वियर्ड, क्रीपी वियर्ड बिल्कुल नहीं। सोचो, किसी कॉमेडी फिल्म का कोई कैरेक्टर है जिसके प्लान्स एकदम हटके और थोड़े पागलपन वाले होते हैं, लेकिन उनसे किसी को नुकसान नहीं होता, बस मजा आता है। इसलिए इसकी फीलिंग पॉजिटिव या न्यूट्रल होती है, यानी इसमें फन है, डर नहीं। तो इसके सिनोनिम्स में फर्क क्या है, ये बहुत जरूरी है। एक वर्ड है एक्सेंट्रिक। ये किसी इंसान की पर्सनालिटी के लिए यूज होता है, उसकी कोई ऐसी आदत जो हमेशा से अजीब हो। मान लीजिए एक प्रोफेसर हैं जो हमेशा 2 अलग अलग रंग के मोजे पहनते हैं, ये उनकी आदत है, तो वो एक्सेंट्रिक हैं। लेकिन ज़ेनी किसी एक स्पेसिफिक एक्शन या इवेंट के लिए यूज होता है। अगर वही प्रोफेसर एक दिन मीटिंग में चिकन का कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाए तो ये उनकी एक ज़ेनी हरकत हुई। तो एक्सेंट्रिक पर्सनालिटी है और ज़ेनी एक इवेंट है। अब इसका ऑपोजिट, यहाँ पर एग्जाम में सीरियस शब्द एक ट्रैप की तरह काम कर सकता है। ऐसा लग सकता है कि जो ज़ेनी है वो सीरियस नहीं हो सकता, लेकिन सोचिए, एक कॉमेडियन अपनी ज़ेनी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत सीरियस हो सकता है, वो अपने काम को सीरियसली ले रहा है। इसलिए सीरियस इसका सही एंटोनिम नहीं है। असली ऑपोजिट है सेंसिबल, यानी समझदारी भरा, प्रैक्टिकल। एक ज़ेनी प्लान के बिल्कुल विपरीत एक सेंसिबल प्लान होता है। पिक्वांट, BIQUANT, पिक्वांट। इसके 2 मतलब हैं और दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। पहला खाने से जुड़ा है, जब किसी चीज़ का स्वाद थोड़ा तीखा, थोड़ा चटपटा हो, जो बोरिंग ना हो बल्कि आपके टेस्ट को एक झटका दे। और दूसरा मतलब बिल्कुल इसी आइडिया पर बेस्ड है, पर बातों के लिए। कोई ऐसी कहानी या डिटेल जिसमें थोड़ा मसाला हो जो उसे एक्साइटिंग और दिलचस्प बना दे। ये फूड राइटिंग में और फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। इसके सिनोनिम से इसका फर्क समझिए। जैसे टैंगी का मतलब है खट्टापन, नींबू जैसा। जेस्टी में एक फ्रेशनेस और एनर्जी की फीलिंग आती है, जैसे संतरे का फ्लेवर। लेकिन पिकेंट अलग है। मान लीजिए कोई कहानी है जो सिंपल है, लेकिन उसमें एक छोटा सा सरप्राइजिंग सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट उस कहानी को पिकेंट बना देता है, यानी ऐसी चीज जो थोड़ी तीखी भी हो और इंट्रीगिंग भी। इसका उल्टा सोचते वक्त एक आम गलती होती है। लोग सोचते हैं इसका ऑपोजिट स्वीट है, पर यह गलत है। सोचिए, एक स्वीट एंड सावर डिश एक ही वक्त पर मीठी भी हो सकती है और पिकांट भी। तो स्वीट इसका ऑपोजिट नहीं हुआ।
इसका असली ऑपोजिट है ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब है बिल्कुल फीका, जिसमें कोई स्वाद ना हो, कोई मजा ना हो, बिल्कुल बेरस, चाहे वो खाना हो या कोई कहानी। इंट्रांजिजेंट, INTRANSIGENT, इंट्रांजिजेंट, ये काफी स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब है एक ऐसा इंसान या ग्रुप जो अपनी बात पर बिल्कुल अड़ा हुआ है और किसी भी तरह के समझौते या कॉम्प्रोमाइज से साफ मना कर दे। इसको ऐसे सोचिए जैसे एक पत्थर की दीवार जो हिलने को तैयार नहीं है। ये वर्ड अक्सर पॉलिटिक्स और बिजनेस नेगोशिएशंस में सुनने को मिलता है। तो ये जिद्दी यानी ऑब्स्टिनेट से अलग कैसे है? देखिए, ऑब्स्टिनेट हम आमतौर पर पर्सनल लेवल पर यूज करते हैं। जैसे एक बच्चा सब्जी खाने के लिए ऑब्स्टिनेट हो सकता है, ये उसकी पर्सनल जिद है। लेकिन इंट्रांजिजेंट ज्यादा फॉर्मल और बड़े स्केल पर यूज होता है। जैसे दो पॉलिटिकल पार्टीज किसी पॉलिसी पर बात कर रही हैं और एक पार्टी बिल्कुल नेगोशिएट करने से मना कर दे, तो उस पार्टी का रवैया इंट्रांजिजेंट है। ये एक पॉलिसी लेवल की जिद है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? अक्सर मन में फ्लेक्सिबल शब्द आता है, जो ठीक है, पर एग्जाम के लिए एक ज्यादा सटीक वर्ड है और वो है अमीनेबल। अमीनेबल वो इंसान होता है जो नए आइडियाज सुने और उन पर राजी होने के लिए तैयार हो, जो बातचीत के लिए ओपन हो। एक इंट्रांजिजेंट इंसान दरवाजा बंद कर देता है, एक अमीनेबल इंसान दरवाजा खुला रखता है। इसलिए ये इसका एक बेहतर एंटोनिम है। पल्क्रिट्यूड, PULCHRITUDE, पल्क्रिट्यूड, ये एक बहुत ही फॉर्मल, पोएटिक और पावरफुल वर्ड है। इसका मतलब सिर्फ सुंदर नहीं है, बल्कि बेइंतहा खूबसूरती, ऐसी खूबसूरती जिसे देखकर आपके पास शब्द ना बचें, ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी। और एक चीज हमेशा याद रखिए, ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ब्यूटी के लिए इस्तेमाल होता है, आम बोलचाल में ये यूज नहीं होता। इसके सिनोनिम्स से इसका फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक शब्द है ग्रेस, इसका मतलब है सुंदरता, लेकिन मूवमेंट में, जैसे एक बैले डांसर के डांस में ग्रेस होती है। एक और शब्द है एलिगेंस, यानी स्टाइल में खूबसूरती, जैसे किसी अच्छे से डिजाइन किए हुए कमरे में एलिगेंस होती है। लेकिन पल्चुट्यूड सीधे सीधे फिजिकल ब्यूटी की बात करता है, जैसे किसी मशहूर मूर्ति या पेंटिंग की शानदार खूबसूरती। और आखिर में इसका एंटोनिम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है और वो है प्लेननेस। प्लेननेस का मतलब है सादगी, यानी जो ना खूबसूरत हो और ना बदसूरत। ये एक न्यूट्रल स्टेट है, लेकिन पुल्ट्रिट्यूड एक एक्सट्रीम पॉजिटिव है, इसलिए इसका ठीक ऑपोजिट भी एक एक्सट्रीम नेगेटिव होगा, और वो है अगलीनेस, यानी बदसूरती। तो याद रखिए, प्लेननेस सिर्फ खूबसूरती की कमी है, जबकि अगलीनेस उसका डायरेक्ट ऑपोजिट है। तो ये शब्द लैसिट्यूड, इसका मतलब सिर्फ थक जाना नहीं है। ये एक ऐसी गहरी, ऐसी भारी थकान है जिसमें आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऐसा सोचिए जैसे आपके शरीर और दिमाग की बैटरी एकदम जीरो हो गई है। जब कोई बीमार होता है तो बिस्तर से उठने तक का मन नहीं करता। बस वही फीलिंग लैसिट्यूड है। एग्जाम्स में सबसे बड़ी गलती जो होती है ना, वो है इसको लेजीनेस या आलस समझ लेना। देखिए, आलस एक चॉइस हो सकती है, पर लैसिट्यूड एक ऐसी स्टेट है जहां आपके पास चॉइस है ही नहीं, क्योंकि एनर्जी है ही नहीं। अच्छा, तो इसके सिनोनिम्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे कॉमन है फिटीग। इसका एक क्लियर रीजन होता है। आपने दिन भर काम किया या बहुत पढ़ाई की, शाम को जो थकान होती है वो फिटीग है, सिंपल। लेकिन लैसिट्यूड के लिए ऐसा कोई सीधा रीजन जरूरी नहीं है। फिर आता है लिथार्जी। इसमें सुस्ती होती है, जैसे बहुत ज्यादा खाने के बाद हिलने जुलने का मन नहीं करता, दिमाग भी थोड़ा स्लो चलता है, वो लिथार्जी है। और आखिर में है वियरीनेस। ये एक गहरी मानसिक थकान है जो धीरे धीरे लंबे समय तक इमोशनल स्ट्रेस की वजह से आती है। तो एग्जाम में इनके पीछे का रीजन ही सबसे बड़ा क्लू है। तो ऐसी भारी थकान का आखिर ऑपोजिट क्या होगा? जहां एनर्जी बिल्कुल ना हो, उसका ऑपोजिट होगा जहां एनर्जी हो। तो इसका सीधा सा ऑपोजिट है एनर्जी, और एक बेहतर शब्द है विगर। विगर का मतलब सिर्फ थकान का ना होना नहीं है, इसका मतलब है कि आप लाइफ से, हेल्थ से, जोश से भरे हुए हैं, एकदम एक्टिव। और हाँ, एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप यहाँ है इनडिफरेंस। लोगों को लगता है ये ऑपोजिट है, नहीं। इनडिफरेंस का मतलब है किसी चीज में इंटरेस्ट ना होना। पर सोचिए, हो सकता है आप में एनर्जी पूरी हो पर उस काम में इंटरेस्ट ना हो। ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। तो याद रखिए, लैसिट्यूड का सही ऑपोजिट एक पॉजिटिव एनर्जेटिक स्टेट है। इब्यूलिएंट। इब्यूलिएंट
इसको फील करने के लिए सोचिए उबलता हुआ पानी। जैसे उसमें से बबल्स निकलते हैं, बिल्कुल वैसी ही एनर्जी और खुशी जब किसी इंसान से ओवरफ्लो हो रही हो। मान लीजिए आपका रिजल्ट आया और आपने टॉप कर दिया। वो जो खुशी है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो बाहर निकल रही है, बस वही है इब्यूलेंट होना। एग्जाम में लोग इसे बस हैप्पी समझ लेते हैं। नहीं, ये सिर्फ हैप्पी नहीं है, ये ओवरफ्लोइंग विद हैप्पीनेस है। एक बबली हाई एनर्जी खुशी है। अच्छा, इसके सिनोनिम्स में क्या फर्क है रियल लाइफ में, देखते हैं। एक वर्ड है एक्सूबरेंट, ये भी बहुत हाई एनर्जी है। जैसे कोई टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है तो उनका जो सेलिब्रेशन होता है जिसमें कोई लिमिट नहीं होती, वो एक्सूबरेंट है। फिर है एंथुजियास्टिक, ये थोड़ा फोकस्ड होता है। आप अपने किसी हॉबी या प्रोजेक्ट को लेकर एंथुजियास्टिक होते हैं। पर बॉयंट काफी अलग है। इसका मतलब है रिजिलियंट होना, मतलब मुश्किल वक्त में भी पॉजिटिव रहना, डूबना नहीं, ऊपर तैरते रहना। तो इन सब में इब्यूलियंट वो फीलिंग है जो सबसे ज्यादा बबली है, जो दिखती है। तो इस ओवरफ्लोइंग खुशी का उल्टा क्या होगा? एक ऐसी स्टेट जहां एनर्जी और खुशी है ही नहीं। बिल्कुल ठीक, डिप्रेस्ड या फिर डल, एकदम फ्लैट, कोई जोश नहीं। पर रुकिए, एग्जाम का ट्रैप है यहाँ। वर्ड है काम, शांत होना। इब्यूलियंट का ऑपोजिट नहीं है। क्यों? क्योंकि काम एक न्यूट्रल स्टेट है। आप शांत रहते हुए भी अंदर से खुश हो सकते हैं। लेकिन डिप्रेस्ड एक नेगेटिव स्टेट है। तो इब्यूलियंट की उछलती हुई खुशी का ठीक उल्टा एक डूबती हुई भारी उदासी है, कॉम्प्लेसेंट। कंप्लेसेंट ये उस इंसान के लिए है जो हमेशा दूसरों को खुश करना चाहता है, इतना कि वो बिना प्रोटेस्ट किए हर बात पर हाँ बोल देता है, बस कोई झगड़ा ना हो। ऐसे लोगों को पीपल प्लीजर भी कहते हैं। इसकी फीलिंग थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर है क्योंकि ये कमजोरी जैसा लगता है। और एग्जाम में सबसे बड़ी गलती, इसको पोलाइट यानी विनम्र समझ लेना। देखिए, पोलाइट होना रिस्पेक्ट की बात है, पर कंप्लेसेंट होना अपनी बात ना रख पाने की तरफ इशारा करता है। इसके सिनोनिम्स में ना फीलिंग का बहुत बड़ा रोल है। जैसे एक वर्ड है ऑब्लाइजिंग, ये पॉजिटिव है। एक ऑब्लाइजिंग पर्सन सच में दिल से मदद करके खुश होता है। फिर एकदम दूसरे एक्सट्रीम पर है सबमिसिव, ये एक नेगेटिव वर्ड है। सबमिसिव इंसान डर से या कॉन्फिडेंस की कमी से दूसरों की हर बात मानता है। और बीच में है अग्रीएबल, ये न्यूट्रल है। ऐसा इंसान जिसके साथ गेट अलोंग करना आसान हो। एग्जाम के लिए बस इतना याद रखें, कंप्लाइसेंट की फीलिंग सबमिसिव के ज्यादा पास है, ऑब्लाइजिंग से दूर है। तो जो इंसान हमेशा हाँ कहता है उसका ऑपोजिट क्या होगा? जो ना कहना जानता हो, राइट? इसका परफेक्ट ऑपोजिट है असर्टिव। एक असर्टिव इंसान अपनी बात, अपनी जरूरतें रिस्पेक्ट के साथ साफ साफ रखता है, भले ही उससे डिसएग्रीमेंट हो। या फिर फर्म होना, अपने फैसले पर अडिग रहना। लेकिन रुकिए, एग्जाम का ट्रैप है स्टबर्न। जिद्दी होना अलग चीज है। स्टबर्न इंसान बिना किसी रीजन के बेवजह अड़ा रहता है, जबकि असर्टिव इंसान अपनी बात लॉजिकली और रीजनेबली रखता है। यही फर्क है। इन्वेक्टिव आसान भाषा में ये वो भाषा है जिसे शब्दों के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। गुस्से से भरी अब्यूजिव लैंग्वेज जिसका एक ही मकसद होता है सामने वाले पर अटैक करना, उसकी बेइज्जती करना। पॉलिटिकल स्पीचेस में ये बहुत सुनने को मिलता है। और एग्जाम में सबसे कॉमन मिस्टेक, इसको क्रिटिसिज्म समझ लेना। नहीं, क्रिटिसिज्म का मकसद सुधार लाना हो सकता है, पर इन्वेक्टिव का मकसद सिर्फ और सिर्फ आघात पहुंचाना होता है। तो इन्वेक्टिव एक जनरल कैटेगरी है। इसके अंदर अलग अलग तरह के वर्बल अटैक्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल टिरेड होता है एक लंबा गुस्से वाला भाषण जिसमें सिर्फ इल्जाम ही इल्जाम होते हैं। फिर है विलिफिकेशन, इसका तो मकसद ही ये होता है कि किसी की रेप्यूटेशन को, उसकी इमेज को बर्बाद कर दो। और डायट्राइब भी एक बहुत ही फोर्सफुल बिटर वर्बल अटैक है। तो आप कह सकते हैं कि इन्वेक्टिव इन सबका पेरेंट वर्ड है। अच्छा, तो शब्दों से अटैक करने का ऑपोजिट क्या होगा? शब्दों से सपोर्ट करना, राइट? तो इसका आसान ऑपोजिट है प्रेज, यानी तारीफ करना। एक और अच्छा वर्ड है यूलोजी। ये एक ऐसी स्पीच होती है जिसमें किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाती है। अब सुनिए एग्जाम का ट्रैप। वर्ड है साइलेंस, चुप्पी। लेकिन सोचिए, वर्बल अटैक का ऑपोजिट चुप्पी कैसे हो सकता है? अटैक एक एक्शन है तो उसका ऑपोजिट भी एक पॉजिटिव एक्शन होगा। इसलिए इन्वेक्टिव का ऑपोजिट है सपोर्टिव स्पीच, जैसे प्रेज, ना कि नो स्पीच। एपोजिट इसका मतलब है बिल्कुल परफेक्ट फिट, एकदम स्पॉट ऑन। इसको समझने के लिए एक जिक्सॉ पजल सोचिए। उसका जो आखिरी पीस होता है, जो एकदम सही जगह पर फिट हो जाता है,
वो पीस उस जगह के लिए एपोजिट है। ये वर्ड तब यूज होता है जब कोई कमेंट, कोई एग्जाम्पल किसी सिचुएशन में बिल्कुल सही बैठ जाए। और हाँ, एग्जाम में इसकी स्पेलिंग को ऑपोजिट से कंफ्यूज मत करना। एपोजिट मतलब परफेक्ट, ऑपोजिट मतलब उल्टा, दोनों बिल्कुल अलग हैं। इसके सिनोनिम्स को ना एक लैडर की तरह समझिए। सबसे नीचे है रेलेवेंट, यानी टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। उससे एक स्टेप ऊपर है सूटेबल, यानी जरूरत पूरी कर रहा है। उससे भी ऊपर है एप्ट, मतलब फिटिंग है और थोड़ा स्मार्ट भी है, जैसे कहते हैं एन एप्ट कमेंट। लेकिन इस लैडर के टॉप पर है एपोजिट। ये सिर्फ रिलेटेड या सूटेबल नहीं है, ये उस सिचुएशन के लिए परफेक्ट है, द बेस्ट पॉसिबल फिट। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो परफेक्ट फिट का ऑपोजिट क्या होगा? बिल्कुल अ कंप्लीट मिसमैच, यानी इररेलेवेंट। ऐसी चीज जिसका टॉपिक से कोई लेना देना ही नहीं है, या फिर अनसूटेबल, जो उस काम के लिए ठीक नहीं है। पर यहां एक एग्जाम ट्रैप है, ध्यान से सुनिए। वर्ड है वेग। वेग का मतलब होता है अनक्लियर। लेकिन सोचिए, कोई चीज टॉपिक से रेलेवेंट हो सकती है पर शायद क्लियर ना हो। तो एपोजिट का मेन आइडिया क्या है? परफेक्ट कनेक्शन। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? नो कनेक्शन, यानी इररेलेवेंट। अनक्लियर कनेक्शन इसका ऑपोजिट नहीं है। लैसिट्यूड, इसको ऐसे समझिए, ये कोई नॉर्मल दिन भर की थकान नहीं है। ये एक बहुत गहरी, भारी सी थकावट है जो सिर्फ शरीर में नहीं, दिमाग में भी महसूस होती है। मतलब एक ऐसी हालत जब कुछ भी करने की ना तो हिम्मत होती है और ना ही इच्छा। एग्जाम्स में अक्सर लोग इसे लेजीनेस यानी आलस से कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन देखिए, आलस एक तरह का फैसला है, काम ना करने का। लैसिट्यूड कोई फैसला नहीं है, ये तो मन और शरीर में एनर्जी की एक गहरी कमी है। बस ये छोटा सा फर्क याद रखना है। अच्छा, तो इससे मिलते जुलते और शब्द देखते हैं। एक है लिथार्जी। सोचिए, कोई लंबी बीमारी से उठा है, वो हिलना डुलना नहीं चाहता। इसलिए नहीं कि उसमें ताकत नहीं है, बल्कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बस एक गहरी सुस्ती है। फिर आता है फटीग। ये तो बहुत कॉमन है। जैसे कोई मैराथन दौड़कर आया हो तो उसे जो थकावट महसूस होती है वो फटीग है, मतलब किसी खास मेहनत की वजह से हुई थकावट। तो फिर लैसिट्यूड क्या है? लैसिट्यूड इन सबसे ज्यादा गहरा है। ये मन और शरीर दोनों की वो भारी भरकम थकावट है जिसका कोई एक साफ कारण पकड़ में नहीं आता। तो इस गहरी थकावट का ठीक उल्टा क्या होगा? पहला है एनर्जी। जैसे कोई स्टूडेंट एक नए प्रोजेक्ट को लेकर एकदम एक्साइटेड है, उसके पास नए नए आइडियाज हैं। या फिर विगर। सोचिए, कोई बुजुर्ग इंसान पूरे जोश और ताकत के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। ये माइंडसेट लैसिट्यूड से बिल्कुल उल्टा है। और हाँ, यहाँ एक एग्जाम ट्रैप है। इसका उल्टा सिर्फ एक्टिविटी नहीं होता। कोई बस मैकेनिकली ट्रेडमिल पर चल रहा है लेकिन अंदर कोई जोश नहीं, कोई जान नहीं, तो वो लैसिट्यूड का ऑपोजिट नहीं हुआ। असली ऑपोजिट में एक ताजगी होती है, एक मोटिवेशन होती है। इन्वेक्टिव, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये शब्दों का हथियार है। इन्वेक्टिव का मतलब है बहुत ही कड़वे, अपमानजनक और गुस्से से भरे शब्द, जिनका इस्तेमाल किसी पर हमला करने के लिए किया जाता है। एग्जाम के लिए इसका फर्क क्रिटिसिज्म से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, क्रिटिसिज्म सुधार के लिए हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, पर इन्वेक्टिव का मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी को चोट पहुंचाना और नीचा दिखाना होता है। इसके जैसे और भी शब्द हैं, पर सबका रोल अलग अलग है। पहला है टिरेड। ये एक लंबा गुस्से वाला भाषण होता है, जैसे कोई बॉस डेडलाइन मिस होने पर पूरी टीम पर बुरी तरह चिल्ला रहा है। दूसरा है विलिफिकेशन। इसका मतलब है जानबूझकर किसी की इज्जत खराब करने की कोशिश करना, जैसे किसी के खिलाफ झूठा मीडिया कैंपेन चलाना। तो फिर इन्वेक्टिव क्या हुआ? इन्वेक्टिव वो असल शब्द हैं, वो जहरीले बोल जो इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब टिरेड वो भाषण है, विलिफिकेशन वो इरादा है, और इन्वेक्टिव वो शब्द हैं जो हथियार की तरह यूज हो रहे हैं। तो शब्दों के इस हमले का उल्टा क्या है? एक है प्रेज, यानी तारीफ, जैसे एक टीचर सबके सामने किसी स्टूडेंट के काम की बहुत तारीफ करे, या फिर यूलॉजी, वो भाषण जो किसी की मौत के बाद सम्मान में दिया जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है, साइलेंस, यानी चुप्पी। चुप रहना इन्वेक्टिव का उल्टा नहीं है, इसका असली उल्टा है शब्दों का पॉजिटिव इस्तेमाल करना, किसी को सम्मान देने के लिए, किसी की तारीफ करने के लिए। इब्यूलेंट, ये एक बहुत ही पॉजिटिव शब्द है। इसका मतलब है खुशी और एनर्जी से छलकना, जैसे कोई चीज उबल रही हो।
ये उस इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जो बहुत ज्यादा खुश, एनर्जेटिक और फुल ऑफ लाइफ हो। एग्जाम में ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ हैप्पी होने से कहीं ज्यादा है। ये खुशी का एक हाई एनर्जी प्रदर्शन है जो बाहर की तरफ दिखता है, मतलब एक ऐसी खुशी जो दूसरों को भी महसूस हो। अब हाई एनर्जी वाले कुछ और शब्द भी हैं, जैसे एक्सूबरेंट। इसमें भी बहुत एनर्जी होती है, पर यह अक्सर एक ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है। सोचिए, मैच में विनिंग गोल लगने पर क्राउड का जो रिएक्शन होता है वो एक्सूबरेंट है। फिर है बॉयंट। ये वो क्वालिटी है जब कोई मुश्किल समय में भी पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक बना रहे, जैसे एक लीडर जो मुश्किलों के बाद भी टीम का हौसला बनाए रखता है। तो इब्यूलिएंट कहाँ बेस्ट फिट होता है? इब्यूलिएंट किसी एक इंसान की उस छलकती हुई इन्फेक्शियस खुशी के लिए एकदम परफेक्ट शब्द है। तो इस छलकती हुई खुशी का उल्टा क्या है? एक तो है डिप्रेस्ड। ये गहरी उदासी और लो एनर्जी की हालत है। इबुलिएंट की हाई एनर्जी जॉय का ठीक उल्टा। एक और शब्द है डल, यानी बेजान, जैसे कोई बोरिंग माहौल जहां कोई एनर्जी ही ना हो। और एग्जाम ट्रैप है काम। कोई शांत रहकर भी तो खुश हो सकता है ना? तो काम इसका उल्टा नहीं हुआ। इबुलिएंट का असली उल्टा वो है जिसमें एनर्जी और पॉजिटिव इमोशन दोनों ही ना हो। कंप्लेसेंट, इसकी स्पेलिंग पर खास ध्यान देना है, COMPLAISANT। इसका मतलब है वो इंसान जो झगड़े से बचने के लिए या दूसरों को खुश करने के लिए बहुत आसानी से हाँ कह देता है। एग्जाम में सबसे बड़ी गलती होती है इससे कंप्लेसेंट से कंफ्यूज करने की। कंप्लेसेंट COMPLACENT का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, जो खुद से बहुत खुश हो। तो देखिए, कंप्लेसेंट दूसरों को खुश करता है और कंप्लेसेंट खुद से खुश होता है। ये फर्क क्रिटिकल है। इसे समझने के लिए एक स्केल की तरह देखते हैं। एक तरफ पॉजिटिव साइड पर है ऑब्लाइजिंग। ये वो इंसान है जो अपनी मर्जी से खुशी खुशी मदद करता है, जैसे एक हेल्पफुल होटल स्टाफ। दूसरी तरफ नेगेटिव साइड पर है सबमिसिव। ये वो है जो डर या कमजोरी की वजह से किसी की बात मान लेता है, जैसे कोई एम्प्लॉई जो अपने बॉस से डरता हो। कंप्लेसेंट इन दोनों के ठीक बीच में आता है। वो इसलिए हाँ कहता है क्योंकि उसे बस शांति चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए। तो जो इंसान कंप्लेसेंट नहीं है वो कैसा है? वो असर्टिव है। वो आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखता है, भले ही वो बाकियों से अलग हो। या फिर वो फर्म होता है, जैसे एक पेरेंट जो बच्चे की कितना भी जिद करने पर अपने नियम पर टिका रहता है। और यहाँ एग्जाम ट्रैप क्या है? रूड। देखिए, असर्टिव या फर्म होने का मतलब बदतमीज होना नहीं होता। इसका मतलब बस अपनी बात रखना और अपनी बाउंड्रीज सेट करना होता है। एपोजिट, ये सुनने में ऑपोजिट जैसा लगता है, पर इसका मतलब बिल्कुल उल्टा है। एपोजिट का मतलब है कोई चीज जो किसी सिचुएशन के लिए एकदम परफेक्ट हो, बिल्कुल रेलेवेंट हो। जब कोई कमेंट, कोई एग्जाम्पल या कोई बात बिल्कुल निशाने पर लगती है तो उसे एपोजिट कहते हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट और पॉजिटिव शब्द है। अच्छा, तो ये सूटेबल और एप्ट से कैसे अलग है? देखिए, सूटेबल का मतलब है जो बस काम चलाऊ हो, बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करे, जैसे किसी फॉर्मल इवेंट के लिए सूटेबल कपड़े। एप्ट इससे एक लेवल ऊपर है। ये फिटिंग होने के साथ साथ क्लेवर भी है, जैसे किसी चीज का एप्ट डिस्क्रिप्शन। लेकिन एपोजिट सबसे ऊपर है। ये उस कमेंट के लिए है जो सिर्फ फिटिंग नहीं बल्कि ब्रिलियंटली रेलेवेंट और परफेक्टली टाइम्ड हो, एकदम परफेक्ट। एपोजिट का सीधा उल्टा है इररेलेवेंट, मतलब कोई ऐसी बात जिसका टॉपिक से कोई लेना देना ही नहीं है। या फिर अनसूटेबल, जो उस माहौल में फिट ना हो। लेकिन सबसे जरूरी एग्जाम ट्रैप है इनकरेक्ट। कोई बात फैक्चुअली सही हो सकती है, पर अगर वो उस डिस्कशन के लिए रेलेवेंट नहीं है तो वो एपोजिट का उल्टा है। मतलब एपोजिट का कनेक्शन रेलेवेंस से है, करेक्टनेस से नहीं। ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आसान शब्दों में इसका मतलब है कोई भी काम करने से पहले बहुत ज्यादा सोचना, हर एंगल से उसको जांचना और फिर कोई कदम उठाना। जैसे सोचिए, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार दोनों तरफ देखता है। ये आदत सर्कमस्पेक्ट होना कहलाती है। ये एक पॉजिटिव क्वालिटी मानी जाती है। एग्जाम में एक कॉमन गलती होती है, लोग इसको सस्पिशियस यानी शक करने से कंफ्यूज कर देते हैं। सर्कमस्पेक्ट होने का मतलब सावधान रहना है, शक करना नहीं। अच्छा, अब इसके सिनोनिम्स को रियल लाइफ में देखते हैं। एक प्रूडेंट इन्वेस्टर, वो फ्यूचर के बारे में सोचकर रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाता है, दूर की सोचता है। एक विजिलेंट सिक्योरिटी गार्ड हमेशा मॉनिटर्स पर नजर रखता है, मतलब वो खतरे को लेकर बिल्कुल अलर्ट रहता है। और एक कॉशियस पर्सन बस हर तरह के रिस्क से दूर रहता है, जैसे ज्यादा स्पाइसी खाना अवॉइड करना।
एग्जाम के लिए बस ये याद रखिएगा, कॉशियस होना एक जनरल फीलिंग है, लेकिन सर्कमस्पेक्ट होने में एक एक्टिव सोचने का प्रोसेस है, जहां आप ऑप्शंस को आपस में तोलते हैं। अब इसके ऑपोजिट्स देखते हैं। एक रेकलेस ड्राइवर, वो अंजाम की परवाह किए बिना बस मस्ती के लिए तेज गाड़ी चलाता है, जबकि एक केयरलेस ड्राइवर का ध्यान कहीं और होता है और इसीलिए उसे गलती से कॉफी गिर जाती है। दोनों में इंटेंशन का फर्क है। यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। वर्ड है बोल्ड। बोल्ड होना सर्कमस्पेक्ट का ऑपोजिट नहीं है। असल में एक बहुत अच्छी तरह सोचा समझा सर्कमस्पेक्ट प्लान ही आपको एक बोल्ड एक्शन लेने की हिम्मत देता है। ब्रैश, इसका मतलब है कॉन्फिडेंस, लेकिन उस कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा एरोगेंस और रूडनेस घुला हुआ है। मतलब कोई कॉन्फिडेंट है पर इस तरह से कि वो दूसरों की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा। इमेजिन कीजिए एक मीटिंग में कोई जूनियर अपने सीनियर को बीच में ही काट कर अपनी बात साबित करने की कोशिश करे। वो बिहेवियर ब्रैश कहलाता है। एग्जाम की सबसे बड़ी गलती होती है इसको सिर्फ कॉन्फिडेंस समझना। ब्रैश में हमेशा एक नेगेटिव, थोड़ी आक्रामक टोन होती है। इसके सिनोनिम्स का फील काफी अलग अलग है। एक फ्लैशी इंसान लोगों का अटेंशन पाने के लिए एक बहुत चमकती हुई लाउड कार चलाएगा। एक रेकलेस पर्सन, जैसा हमने पहले देखा था, घमंड में आकर बिना सोचे समझे कोई बड़ा बिजनेस डिसीजन ले लेगा। लेकिन ब्रैश वर्ड खास तौर पर ओवर कॉन्फिडेंट और रूड बर्ताव के लिए यूज होता है, खासकर बोलने के तरीके के लिए। एक ब्रैश कमेंट हमेशा स्पीच से जुड़ा होता है। इसका ऑपोजिट माइंडसेट सोचिए। एक मॉडेस्ट विनर जीतने के बाद अपनी पूरी टीम को क्रेडिट देता है, खुद की तारीफ नहीं करता। एक रिजर्व्ड पर्सन, वो ग्रुप में ज्यादा बोलता नहीं, अपने विचार अपने तक रखता है। यहाँ एग्जाम का ट्रैप है, वर्ड क्वाइट। चुप रहना ब्रैश का ऑपोजिट नहीं है, क्योंकि एक ब्रैश इंसान चुपचाप बैठकर भी अपने दिमाग में एक रूड कमेंट प्लान कर सकता है। ये एटीट्यूड की बात है, वॉल्यूम की नहीं। पर कभी कभी कोई फैसला ना लेने की वजह ना तो सावधानी होती है और ना ही घमंड। वजह कुछ और होती है, जैसे डर। पुसिलैनिमस, इसका मतलब है हिम्मत की बहुत ज्यादा कमी। ये सिर्फ शर्मीला होना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कायरता है जो किसी जरूरी काम को करने से रोक देती है। जैसे एक लीडर जिसे एक मुश्किल लेकिन सही डिसीजन लेना है, पर वो क्रिटिसिज्म के डर से वो फैसला ले ही नहीं पाता। ये उसके कैरेक्टर की एक कमी दिखाता है। एग्जाम में इसे शाय समझने की गलती मत करना, ये उससे कई ज्यादा स्ट्रांग और नेगेटिव वर्ड है। इनके बीच का जो नुआंस है उसे समझिए। एक सोल्जर जो जंग से भाग जाए वो कावर्डली है। एक स्टूडेंट जो क्लास में क्वेश्चन पूछने से हिचकिचाए वो टिमिड है, जरूरी नहीं कि वो कायर हो। पुसिलैनिमस एक बहुत फॉर्मल और निंदा करने वाला शब्द है। ये आमतौर पर उस इंसान के लिए यूज होता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में डर की वजह से फेल हो जाता है। एग्जाम में ये टिमिड से ज्यादा पावरफुल ऑप्शन है। अब इसके ऑपोजिट एक्शंस देखते हैं। एक ब्रेव इंसान जलते हुए घर में लोगों को बचाने के लिए जाता है। एक वैलियंट योद्धा एक बड़े से बड़े खतरे का सामना करता है। एग्जाम का ट्रैप है, वर्ड कॉन्फिडेंट। देखिए, कोई इंसान अपनी स्किल्स में बहुत कॉन्फिडेंट हो सकता है, पर हो सकता है कि उसमें डर का सामना करने की हिम्मत ना हो। कॉन्फिडेंस सेल्फ बिलीफ के बारे में है, जबकि पुसिलैनिमस होने का मतलब डर से हार जाना है। लेकिन कभी कभी लोग जानबूझकर चीजों को उलझा देते हैं ताकि सच सामने ना आए। ऑब्फस्केशन, इसका मतलब है जानबूझकर इंटेंशनली किसी चीज को इतना मुश्किल या कंफ्यूजिंग बना देना कि सच छुप जाए। जैसे कोई पॉलिटिशियन एक सीधे सवाल का जवाब देने के बजाय बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करके बात को घुमा दे। इस एक्शन को ही ऑब्फस्केशन कहते हैं। एग्जाम में लोग इसे झूठ बोलना समझ लेते हैं, जो कि गलत है। ऑब्फस्केशन चीजों को अनक्लियर बनाने के बारे में है, जरूरी नहीं कि उसमें झूठ बोला जा रहा हो। इसके सिनोनिम्स में एक बहुत जरूरी फर्क है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ऑब्फस्केशन वो एक्शन है जो कोई इंसान करता है, जबकि बिविल्डरमेंट और कंफ्यूजन वो रिजल्ट है जो सुनने वाले के मन में पैदा होता है। मतलब ऑब्फस्केशन का इस्तेमाल कंफ्यूजन पैदा करने के लिए किया जाता है। एग्जाम के लिए बस ये याद रखें कि ऑब्फस्केशन में इरादा यानी इंटेंट हमेशा शामिल होता है। तो इसका सीधा ऑपोजिट है क्लैरिफिकेशन, यानी चीजों को साफ साफ समझाना। एग्जाम ट्रैप है ऑनेस्टी, क्योंकि कोई इंसान टेक्निकली सच बोल सकता है, लेकिन उसे इतने ऑब्फस्केशन के साथ पेश कर सकता है कि वो सच किसी काम का ना रहे। इसीलिए चीजों को अनक्लियर बनाने का ठीक उल्टा है उन्हें क्लियर बनाना, यानी क्लैरिफाई करना। न्यूगेटरी,
इसका मतलब है कोई ऐसी चीज या कोशिश जिसकी अब कोई वैल्यू या अहमियत ना बची हो, वो बेकार हो चुकी है। मान लीजिए किसी ने पूरी रात जागकर एक रिपोर्ट बनाई और सुबह उसके बॉस ने कहा कि अब इस रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो उसकी वो सारी मेहनत न्यूगेटरी हो गई, बेकार हो गई। एग्जाम की एक कॉमन गलती ये है कि लोग इसका मतलब छोटा समझ लेते हैं। कोई चीज बहुत बड़ी हो सकती है पर फिर भी न्यूगेटरी हो सकती है। इन्हें अलग अलग सिचुएशन से समझिए। एक फ्यूटाइल कोशिश है एक टूटी हुई बाल्टी में पानी भरने की कोशिश करना, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एक ट्रिवियल डिटेल है एक एक्सीडेंट रिपोर्ट में गाड़ी का रंग क्या था, जो अहम नहीं है। और कोई कोशिश न्यूगेटरी तब हो जाती है जब उसका मकसद ही खत्म हो जाए और इस वजह से वो वर्थलेस यानी बेकार बन जाती है। इसका ऑपोजिट देखते हैं। एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी साइंस की पूरी फील्ड को बदल देती है। एक कॉन्सिक्वेंशियल डिसीजन हजारों लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। यहाँ एग्जाम का ट्रैप है वर्ड डिफिकल्ट। कोई काम बहुत डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन उसका नतीजा बहुत सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। इसलिए मुश्किल होना निगोटरी का ऑपोजिट नहीं है। निगोटरी आउटकम की वैल्यू के बारे में है, प्रोसेस की मुश्किल के बारे में नहीं। डिसेंबल। अच्छा, इसका मतलब है अपनी असली फीलिंग्स या जो इरादे हैं उन्हें छुपाना, खासकर जब कोई पोलाइट वजह हो। सोचकर देखिए, कोई ऐसी बात कर रहा है जिससे आप बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, लेकिन ये भी पता है कि अगर सच बोला तो बस बहस शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में आप क्या करते हैं? बस मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देते हैं। बस ये जो आपने किया ना, इसी को कहते हैं डिसेंबल करना। अब एग्जाम में एक चीज का ध्यान रखना है, लोग इसे डिसअसेंबल से बहुत कंफ्यूज करते हैं। लेकिन डिसअसेंबल का मतलब तो किसी मशीन के पुर्जे अलग करना होता है। इसका भावनाओं को छुपाने से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो इसका एक सिनोनिम है प्रिटेंड। लेकिन प्रिटेंड शब्द थोड़ा हल्का है, थोड़ा प्लेफुल। जैसे कोई बच्चा एस्ट्रोनॉट होने का प्रिटेंड करता है तो वो तो एक खेल है। एक और मिलता जुलता शब्द है फेन, FEIGN। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई किसी खास कंडीशन का झूठा बहाना बनाता है। जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम से बचने के लिए सिरदर्द फेन कर सकता है। लेकिन डिसेंबल ये इन सबसे ज्यादा सीरियस है। ये तब यूज होता है जब कोई अपने असली विचार, अपनी नाराजगी या अपने लंबे समय के इरादों को छुपा रहा हो। तो एग्जाम में आप हर जगह प्रिटेंड या फेन को डिसेंबल से रिप्लेस नहीं कर सकते। इसका ठीक उल्टा क्या होगा? रिवील। मतलब जब कोई डिसअसेंबल करना बंद कर दे और अपने असली इरादे सामने रख दे। जैसे कोई नेता है जो महीनों से गोलमोल जवाब दे रहा था और आखिरकार चुनाव से पहले अपने असली प्लान को रिवील कर देता है। एक और उल्टा शब्द है डिस्क्लोज, जिसका मतलब है किसी छुपी हुई जानकारी को दुनिया के सामने लाना। अब एग्जाम में एक पेज मतलब एक फंदा हो सकता है। डिसअसेंबल। हमेशा याद रखिए, सच छुपाने का उल्टा सच दिखाना होता है, किसी मशीन के पुर्जे खोलना नहीं। इम्पेक्यूनियस, इसका सीधा सा मतलब है पैसों की बहुत ज्यादा कमी होना, मतलब एकदम तंगी में होना। ये एक फॉर्मल शब्द है। ये अक्सर किसी संघर्ष कर रहे आर्टिस्ट के लिए यूज होता है, जो बहुत अच्छी पेंटिंग तो बना रहा है पर घर का किराया नहीं दे पा रहा। या फिर किसी स्टूडेंट के लिए जो महीने के आखिरी हफ्ते में बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है। यहाँ एक आम कन्फ्यूजन होता है, लोग इसे कंजूस या फ्रूगल समझ लेते हैं। नहीं, इम्पेक्यूनियस होना एक मजबूरी की हालत है। ये कोई चॉइस नहीं है कि पैसे कैसे खर्च करने हैं। इससे मिलता जुलता एक शब्द है पेनीलेस, पर यह ज्यादा सीधी और अक्सर टेम्पररी हालत को दिखाता है। जैसे महीने के 28 तारीख को कोई पेनीलेस हो सकता है, लेकिन सैलरी आते ही सिचुएशन बदल जाएगी। दूसरा शब्द है इंडिजेंट। ये बहुत ज्यादा गरीबी के लिए एक फॉर्मल, लगभग ऑफिशियल टर्म है। ये उस हालत के लिए है जहां किसी को जिंदा रहने के लिए सरकार या चैरिटी की मदद चाहिए होती है। लेकिन इम्पेक्यूनियस ये किसी की लंबे समय से चली आ रही आर्थिक तंगी या उस लाइफस्टाइल को बताता है जहां पैसे हमेशा ही कम रहते हैं। तो एक इम्पेक्यूनियस जिंदगी का ठीक उल्टा होता है एक वेल्दी या एफ्लुएंट जिंदगी। वेल्दी होने का मतलब है बहुत सारा पैसा होना, और एफ्लुएंट होने का मतलब है उस पैसे से एक शानदार जीवन शैली जीना जहां खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ता। अब एग्जाम में एक बहुत चालाक ट्रैप आ सकता है, शब्द जेनरस। ये समझना जरूरी है कि किसी का इम्पेक्यूनियस होना उसे जेनरस होने से नहीं रोकता। कोई इंसान पैसों से तंग हो सकता है, लेकिन अपना समय, अपनी मदद या जो थोड़ा बहुत उसके पास है उसे बांटने में बहुत जेनरस हो सकता है। रेडोलेंट। अच्छा, इस शब्द के 2 मतलब हैं और दोनों ही बहुत जरूरी हैं। पहला मतलब तो सीधा साधा है, किसी तेज गहरी खुशबू से भरा हुआ होना,
लेकिन इसका दूसरा मतलब वो ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है किसी चीज का, किसी पुरानी याद, किसी एहसास या किसी पूरे दौर की जबरदस्त तरीके से याद दिलाना। एग्जाम में सबसे आम गलती लोग ये करते हैं कि वो सोचते हैं ये सिर्फ अच्छी खुशबू के लिए यूज होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं, उसका भाषण पुराने जमाने की देशभक्ति से रिडोलेंट था। अब यहाँ खुशबू की बात नहीं हो रही, बल्कि एक एहसास की बात हो रही है। देखिए, ताज़ी पिसी हुई कॉफ़ी एरोमेटिक होती है ना? एक सुखद नेचुरल महक। एक गुलाब का फूल, वो फ्रेग्रेंट होता है, जिसमें एक मीठी प्यारी खुशबू होती है। लेकिन दादी का पुराना घर, वो बचपन की छुट्टियों, पुरानी किताबों और बारिश की महक से रेडोलेंट हो सकता है। समझ रहे हैं? यहाँ महक सिर्फ महक नहीं है, वो यादों का एक दरवाज़ा है। इसलिए एग्जाम में जब कोई खुशबू या कोई माहौल किसी गहरी याद से जुड़ा हो, तो रेडोलेंट ही सबसे सही शब्द होता है। इसका असली उल्टा है ओडरलेस, यानी जिसमें किसी भी तरह की कोई गंध न हो, बिल्कुल भी नहीं। एक और शब्द है अनसेंटेड, मतलब जिसे जानबूझकर बिना खुशबू का बनाया गया हो, जैसे कोई साबुन या क्रीम। अब एग्जाम में आपको अनप्लेजेंट जैसा ऑप्शन देकर फंसाया जा सकता है। याद रखिए, कोई जगह किसी बुरी चीज की गंध से भी रेडोलेंट हो सकती है, जैसे जलने का धुआं या सीलन की महक। तो इसका उल्टा कोई बुरी गंध नहीं, बल्कि गंध का पूरी तरह से न होना है। इंसिपिएंट, इसका मतलब है किसी भी चीज का बिल्कुल शुरुआती स्टेज, जब वो बस बनना या पनपना शुरू हुई हो। जैसे एक इंसिपिएंट सर्दी, जब गले में हल्की सी खराश होती है और लगता है कि अरे शायद बीमार पड़ने वाला हूं, पर अभी पूरी तरह बीमार नहीं है। या फिर एक इंसिपिएंट तूफान, जब आसमान में बस बादल घिरने शुरू होते हैं। ये इनिशियल से थोड़ा अलग है। देखिए, इनिशियल तो किसी चीज का पहला पल होता है, द वेरी फर्स्ट मोमेंट, जबकि इंसिपिएंट उसके बाद की विकास की शुरुआती अवस्था होती है, जो थोड़ी देर तक चलती है। इसका एक सिनोनिम है नेसेंट, NASCENT। ये अक्सर बड़े एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के लिए यूज होता है, जैसे एक नेसेंट डेमोक्रेसी या एक नेसेंट इंडस्ट्री जो अभी अभी बननी शुरू हुई है। एक और शब्द है एम्ब्रियोनिक। ये उस चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो अपने सबसे अविकसित रूप में है, जैसे एक एम्ब्रियोनिक प्लान जो शायद सिर्फ कागज पर लिखे 2-4 पॉइंट्स हैं। लेकिन इंसिपिएंट एक ज्यादा वर्सेटाइल शब्द है। ये किसी ठोस चीज जैसे बीमारी से लेकर किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज जैसे विद्रोह तक, किसी भी डेवलप हो रही सिचुएशन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो जो चीज अभी बस शुरू हो रही है, उसका उल्टा क्या होगा? वो जो अपने विकास में बहुत आगे है, यानी एडवांस्ड, या फिर वो जो पूरी तरह से बन चुकी है, यानी डेवलप्ड। एग्जाम में फिनिश्ड का ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन सावधान, ये एक ट्रैप है। देखिए, कोई चीज फिनिश्ड हुए बिना भी डेवलप होना बंद कर सकती है। तो इंसिपिएंट का सही उल्टा है विकास के रास्ते पर काफी आगे होना, न कि सिर्फ खत्म हो जाना। ट्रंकेट, इसका बहुत सटीक, बहुत प्रिसाइज मतलब है किसी चीज को उसका आखिरी हिस्सा काटकर छोटा कर देना। सोचिए, एक ट्रंकेटेड फिल्म जो अचानक क्लाइमैक्स से ठीक पहले खत्म हो जाती है, या एक ट्रंकेटेड रिपोर्ट जिसमें से कंक्लूजन वाला चैप्टर ही गायब है। एग्जाम में होने वाली एक आम गलती है इसे समराइज करने से कंफ्यूज करना। देखिए, समराइज करने का मतलब है पूरी बात को संक्षेप में, शॉर्ट में कहना, जबकि ट्रंकेट करने का मतलब है आखिरी हिस्से को लिटरली काट ही देना। इसको ऐसे समझते हैं, एक लंबी नॉवल को बच्चों के लिए अब्रिज किया जाता है, यानी उसे छोटा तो करते हैं पर कहानी के सारे जरूरी हिस्से रखे जाते हैं। कोई कंपनी अपने खर्चों को कर्टेल करती है, मतलब कम करती है या उन पर रोक लगाती है, लेकिन एक लंबी वीडियो फाइल को उसके आखिरी 5 मिनट डिलीट करके ट्रंकेट किया जाता है। तो एग्जाम में ट्रंकेट का इस्तेमाल तभी सही होगा जब मतलब किसी चीज को अचानक अधूरा काटकर खत्म करने का हो। किसी चीज को काटकर छोटा करने का सीधा उल्टा क्या है? उसे और लंबा करना, यानी एक्सटेंड करना, जैसे किसी डेडलाइन को एक्सटेंड करना। एक और मिलता जुलता शब्द है एलोंगेट, जिसका मतलब है किसी चीज को खींचकर लंबा करना। अब एग्जाम का एक बहुत स्मार्ट ट्रैप हो सकता है कंप्लीट। ध्यान दीजिए, किसी काम को कंप्लीट करने का मतलब है उसे उसकी तय लंबाई पर खत्म करना, जबकि इसका उल्टा एक्सटेंड का मतलब है उसे उस तय लंबाई से भी आगे बढ़ाना। ऑरेक्युलर। अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कोई सलाह मिलती है जो सुनने में तो बहुत गहरी लगती है, पर असल में समझ नहीं आती।
सोचिए जैसे किसी पुरानी कहानी में कोई साधु होता है जो सीधी सीधी बात बताने के बजाय पहेलियां बुझाता है। बस वही फीलिंग है ओरेक्युलर की। ये शब्द ज्यादातर फॉर्मल राइटिंग में यूज होता है, मतलब जब किसी की एडवाइस बहुत उलझी हुई लगे, रहस्यमयी लगे। और हाँ, एग्जाम के लिए एक चीज जरूर ध्यान में रखनी है, इसकी स्पेलिंग ओरल जैसी लगती है, ORAL, पर मतलब एकदम अलग है। ओरल मतलब जो मुंह से बोला गया हो, और ओरेक्युलर मतलब रहस्यमयी सलाह। अब ओरेकुलर से मिलते जुलते कुछ और शब्द देखते हैं, पर सब में एक छोटा सा फर्क है, जैसे क्रिप्टिक। सोचकर देखिए, किसी दोस्त ने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा और उसमें बस एक अजीब सा इमोजी है। अब उसका सीधा मतलब तो समझ नहीं आ रहा है ना, तो वो मैसेज क्रिप्टिक हुआ, मतलब एक पहेली जैसा। फिर आता है मिस्टीरियस। ये किसी भी अनजान चीज के लिए यूज हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई मैसेज ही हो। जैसे रात में कोई रहस्यमयी आवाज आए, वो मिस्टीरियस है। और एक तीसरा शब्द है प्रोफेटिक। इसका मतलब होता है भविष्य बताने वाला। मान लीजिए किसी ने मजाक में ही कह दिया, कल तो पक्का बारिश होगी, और अगले दिन सच में हो गई, तो हम कहेंगे कि उसकी बात प्रोफेटिक निकली। तो फिर ओरेक्युलर का उल्टा क्या होगा? देखिए, दो शब्द हैं, क्लियर और डायरेक्ट। क्लियर मतलब एकदम साफ, जैसे कोई टीचर मैथ्स का प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप समझाए, कुछ भी कंफ्यूजिंग ना छोड़े। और डायरेक्ट का मतलब है सीधा, जैसे एक मैनेजर घुमा फिराकर बात ना करे, सीधे सीधे बताए कि देखो यहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब एग्जाम में एक प्याज हो सकता है, शब्द है सिंपल, लेकिन यहां ध्यान देना होगा, कोई चीज सिंपल तो हो सकती है पर फिर भी रहस्यमयी लग सकती है ना? इसलिए ओरेक्युलर का असली उल्टा सिंपल नहीं बल्कि क्लियर या डायरेक्ट ही है। पीविश। अच्छा, वो एहसास जानते हैं जब छोटी छोटी मामूली बातों पे चिड़चिड़ाहट होने लगती है, जैसे सुबह की कॉफ़ी ठंडी हो गई या ज़रूरी टाइम पे पेन नहीं मिल रहा। बस यही जो फीलिंग है, इसे कहते हैं पीविश। ये कोई बहुत बड़ा गुस्सा नहीं है, बस एक कह सकते हैं बचकाना सा ग्रम्पी मूड है। रोज़ की ज़िंदगी में जब कोई ऐसी छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेता है तो वो पीविश हो रहा है। पीविश जैसे ही कुछ और शब्द भी हैं, पर सब में थोड़ा फर्क है। जैसे इरिटेबल, ये एक जनरल फीलिंग है। मान लीजिए किसी की नींद पूरी नहीं हुई तो वो चिड़चिड़ा महसूस कर रहा है, वो इरिटेबल है। फिर है क्रैंकी, ये भी एक खराब मूड ही है, पर अक्सर इसे बच्चों के लिए यूज करते हैं जो बिना वजह चिड़चिड़े हो रहे हों। और तीसरा शब्द है पेट्यूलेंट, ये और भी स्पेसिफिक है। उस बच्चे के बारे में सोचिए जो खिलौना न मिलने पर पैर पटकने लगता है, गुस्सा करता है, वो पेट्यूलेंट है क्योंकि उसकी जिद पूरी नहीं हुई। तो पीविश का उल्टा क्या होगा? पहला है काम, यानी शांत, जैसे कोई इंसान ट्रैफिक में फंसने के बाद भी गुस्सा ना करे, बिल्कुल शांत रहे। दूसरा है पोलाइट, यानी विनम्र। इसका मतलब है कि भले ही अंदर से चिढ़ हो रही हो, फिर भी दूसरों से तमीज से बात करना। और एग्जाम में क्या पीएच हो सकता है? शब्द हैप्पी। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पीविश न होने का मतलब ये नहीं है कि कोई खुशी है, कोई बस शांत भी तो हो सकता है ना। एनकम्ब्रेंस, इसको समझने के लिए सोचिए कि कोई पहाड़ चढ़ रहा है और उसकी पीठ पर एक बहुत बहुत भारी बैग है। वो बैग उसे धीमा कर रहा है, उसकी सारी एनर्जी खत्म कर रहा है। बस वही भारी बैग एक एनकम्ब्रेंस है। पर यह बोझ सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, ये कोई बड़ा कर्ज हो सकता है या कोई इमोशनल टेंशन हो सकती है। ये शब्द थोड़ा फॉर्मल है, और हाँ, एग्जाम में इसे एनकरेजमेंट से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि मतलब बिल्कुल उल्टा है। इनकम्ब्रेंस से मिलते जुलते कुछ और शब्द भी हैं, पर सबके मतलब में एक गहरा फर्क है। पहला है ऑब्स्टिकल, ये एक बाहरी रुकावट है, जैसे रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिर गया हो जिसे पार करना ही पड़ेगा। दूसरा है बर्डन, ये एक अंदरूनी पर्सनल बोझ है, जैसे कोई बड़ा सा राज जिसे किसी को बता नहीं सकते, वो एक बर्डन है। और तीसरा है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस वो छोटी मोटी चीज है जो आपको धीमा करती है पर पूरी तरह रोकती नहीं, जैसे दौड़ते समय अगर जूते के फीते ढीले हो जाएं। तो फिर इनकम्ब्रेंस का उल्टा क्या होगा? दो शब्द हैं, एड और एसेट। एड का मतलब है मदद, जैसे अगर किसी को स्कॉलरशिप मिल जाए तो वो फीस के बोझ को हटा देती है, वो एक एड है। और एसेट का मतलब है कोई कीमती चीज या क्वालिटी, जैसे एक मुश्किल सिचुएशन शुरू में बोझ लग सकती है पर उससे जो तजुर्बा मिलता है वो एक एसेट बन जाता है। और एग्जाम का पीज वो है फ्रीडम। यहां लॉजिक ये है कि एक बोझ का उल्टा एक मदद है, ना कि उस बोझ से मिली आजादी। एग्जैस्परेट, कभी वो पल महसूस किया है जब किसी को
एक ही बात बार बार समझाई जा रही हो और वो इंसान फिर भी नहीं समझ रहा, और आखिर में लगता है कि बस अब दिमाग बिल्कुल फट जाएगा। बस उसी फीलिंग को कहते हैं टू एग्जैस्परेट। ये सिर्फ अनॉय यानी परेशान करने से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है किसी के सब्र का बांध ही तोड़ देना। एग्जैस्परेट के सिनोनिम्स को एक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं। सबसे निचले पायदान पर है इरिटेट, मतलब हल्की सी चिढ़। उससे ऊपर बीच में आता है एग्जैस्परेट। ये वो स्टेज है जब सब्र खत्म हो जाता है। और सीढ़ी के सबसे ऊपर है इन्फ्यूरिएट। इसका मतलब है गुस्से से बिल्कुल आग बबूला हो जाना। एक और शब्द है वेक्स। ये थोड़ा फॉर्मल है और तब यूज होता है जब कोई चीज बिना किसी खास वजह के परेशान कर रही हो, कंफ्यूज कर रही हो। एग्जैस्परेट का उल्टा क्या होगा? पहला है काम और दूसरा है सूद। काम का मतलब है किसी को शांत करना। जैसे कोई बहुत गुस्से में हो तो उससे आराम से बात करके उसे शांत करना। और सूद का मतलब है किसी को बेहतर महसूस कराना, उसकी तकलीफ कम करना, जैसे किसी के सरदर्द में बाम लगाना। अब एग्जाम का प्याज है प्लीज। ये याद रखना होगा कि किसी को बहुत ज्यादा परेशान करने का उल्टा है उसे शांत करना। जरूरी नहीं है कि उसे खुश भी किया जाए। इसका सीधा सा मतलब है किसी घटना या कहानी को पूरे डिटेल में सुनाना। सोचिए जैसे कोई दोस्त अपनी ट्रिप से वापस आया और वो शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बता रहा है कि क्या क्या हुआ, तो हम कहेंगे कि वो अपनी ट्रिप को रिकाउंट कर रहा है। और हाँ, एक बहुत कॉमन गलती है इसे रिकाउंट से कंफ्यूज करना। ध्यान दें, रिकाउंट एक शब्द है, RECOUNT। इसका मतलब है कहानी सुनाना। और रिकाउंट जिसमें हाइफन है उसका मतलब है दोबारा गिनना। रिकाउंट जैसे कुछ और शब्द भी हैं, पर सबके इस्तेमाल में थोड़ा फर्क है। जैसे रीटेल, इसका मतलब होता है एक जानी पहचानी कहानी को फिर से सुनाना, जैसे हम दादी नानी की कहानियां रीटेल करते हैं। फिर है नैरेट। ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है, जैसे किसी डॉक्यूमेंट्री में एक नैरेटर कहानी को नैरेट करता है। और डिस्क्राइब, इसमें कहानी के इवेंट से ज्यादा माहौल पर, डिटेल्स पर जोर होता है। जैसे ये बताना कि हवा में ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तो फिर रिकाउंट का उल्टा क्या होगा? कहानी सुनाने का उल्टा है कहानी छिपाना। इसके लिए दो शब्द हैं, सप्रेस और कंसील। सप्रेस का मतलब है किसी कहानी को जबरदस्ती जानबूझकर दबाना, जैसे कोई सरकार किसी खबर को छपने से ही रोक दे। और कंसील का मतलब है किसी एक खास बात को, एक फैक्ट को छिपाना, जैसे कोई अपनी सही उम्र कंसील करे। और एग्जाम का पेज शब्द है फॉरगेट। यहां लॉजिक यह है कि कहानी को दबाना या छिपाना एक एक्टिव, जानबूझकर किया गया काम है, जबकि भूल जाना वो तो बस हो जाता है, उसमें कोई इरादा नहीं होता।